हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में। और आज हम 15 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें हम लोग इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। सबसे पहला जैसे कि हम लोग मैपिंग का क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आज मैपिंग के क्वेश्चन को मैंने सेकेंड स्लाइड में ऐड किया है। क्यों, उसका रीजन भी है, क्योंकि आपको जो देखना है आज नाथुला पास। ठीक है, यहाँ नाथुला पास की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग मैप के क्वेश्चन को जो है देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, नाथुला पास कहाँ पे है, आपके सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, और एक पास भी है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश के वजह से जो है लैंडस्लाइड होती है। और लैंडस्लाइड के कारण से क्या हो गया है, यहाँ का जो नाथुला का जो रास्ता है, जो जिस रास्ते से पार करके जाते थे, वो रास्ता क्या हो गया, लैंडस्लाइड की वजह से कटअप हो गया, यानी कि ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक हो गया है तो उस पर कहीं ना कहीं काम चल रही है, जो कि उसको नाथुला की जो पासेस है उसको रास्ता देने की, यानी कि रास्ते का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस वजह से हुआ है, ये हेवी रेन की वजह से। देखिए इस टाइम पे नॉर्दर्न एरिया में और ईस्टर्न साइड में काफी ज्यादा जो है बरसात हो रहा है, जिसके कारण से आप दिल्ली में, तो दिल्ली की तो हालत जानते ही है किस तरह से। दिल्ली में जो पानी है, यमुना का स्तर जो है वो बढ़ के सीधा दिल्ली के अंदर तक घुसा है, जो कि 40 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम की बात की जा रही है और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे भी किस तरह से लैंडस्लाइड जो है, जो क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाके है, जिसके कारण से रेन होने के कारण से जो पहाड़ों से जो पत्थर है वो गिर के क्या हो जाते हैं, इसके रास्ते को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से जो है इंसान जो है दोनों तरफ से जो आना जाना है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं रिस्टोर करने का काम जो है वो भी लगातार चालू है। ठीक है, और जिससे कि इसकी जो कनेक्टिविटी हो वो अच्छी तरह से हो सके। अगर हम इसमें एक और चीज की बात करें, लैंडस्लाइड ने क्या किया है, जो 9th माइल एरिया है किस पे, जवाहरलाल नेहरू रोड पे, तो उसको क्या कर दिया है, नाथुला पास से बिल्कुल ही अलग कर दिया है, जो कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। किसको कनेक्ट करता है, इंडिया और चाइना को। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है सोमगो लेक। ठीक है, और बाबा मंदिर। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोमगो लेक ये आपसे पूछा जा सकता है सिक्किम में या फिर आपके कौन से एरिया में सोमगो लेक जो है वो पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं भैया सिक्किम में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब नाथुला पास की जो बॉर्डरिंग, जो हम लोग मैपिंग है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नाथुला पास है आपका। अगर मैं इसको जूम करूं, ये आपका नाथुला पास है। ठीक है, और यहाँ पे जलेपला पास है, यानी कि दो पासेस जो है, पासेस क्या होते हैं, पासेस होते हैं जैसे मान लीजिए ये आपका बॉर्डर कंट्री है। ठीक है, ये आपका बॉर्डर कंट्री है, तो यहाँ से यहाँ निकलने के लिए एक बीच में क्या होता है, रास्ता होता है, जो छोटी मोटी रास्ते होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे दो तरफ से पहाड़ है और उसके बीच में से निकलने का कोई छोटा सा रास्ता भी मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। तो यहाँ पे दो पासेस है आपका, पहला है नाथुला की पासेस और दूसरा है जलेपला पासेस। ला का मतलब ही यहाँ पे पासेस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी निकलती है, ठीक है, रिवर निकलती है, जो सिक्किम से होते हुए वो वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है। तो इस नदी का आपको क्या करना है, नेम जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेम जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या नाम है इस जो रिवर है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट मैपिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं, कल से ही न्यूज में छाया हुआ है, इंडिया की थर्ड लूनर ओडिसी कॉमन विथ परफेक्ट लॉन्च। ठीक है, क्या बात की जा रही है यहाँ पे, देखिए इंडिया ने अपनी कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अब इससे बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इसकी देखते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं। ठीक है, क्या और बेटर किया जा सकता है, और किसी चीज में बेटर किया जा सकता है, इस चीज पे बात करेंगे, लेकिन टॉपिक को पहले समझ लेते हैं क्या है। इंडिया ने कल जो है आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। ये सक्सेसर माना जा रहा है किसका, आपके जो चंद्रयान 2 का जो असफल हुआ था,
जिसमें जो रोवर है वो ठीक से लैंड नहीं हो पाया था, ठीक है, या जो लैंडर है जो रोवर है उसने अपना पूरे सिग्नल ही खो दिया था, जिसके कारण से ये हमें लॉस्ट होके मिल गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया था, ठीक है, जिसके कारण से हमें क्या है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब हमने क्या किया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम 42 दिन का टाइम ले रहे हैं, एक्चुअली इसको लैंड होने के लिए 42 दिन का टाइम लगेगा, ये बताया जा रहा है कि 23 अगस्त तक जो है आपका ये जो चंद्रयान 3 का मिशन है वो कहीं ना कहीं रोवर जो है वो वहां पे लैंड करने का काम करेगा, ठीक है, और किस तरह से काम करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, तो जब ये लैंड करेगा तो वो देखने वाली बात है कि किस तरह से इसमें जो है सफल जो है लैंडिंग हो पाती है, ठीक है, क्योंकि जो पहले गलती हुई थी क्या उस गलती को हम और सुधार पाए या नहीं सुधार पाए वो तो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सबसे पहले तो हमारी इसमें सिग्निफिकेंस क्या होगी, सिग्निफिकेंस ये है सबसे पहले तो हमें एक नई जो खोज है, एक न्यू इन्वेंशन जो है वो कहीं ना कहीं देगा इन्वेंशन, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करें, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अभी तक अगर बात की जाए हम 4th कंट्री होंगे जो कि इस तरह की मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चाइना, आपका यूएसए और रसिया ये आपके पोजीशन पे ले चुके हैं, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्च किया हुआ है। और इसमें हमें जो मून की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें क्या लगेगा, पता लगेगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है अर्थ की जो इतनी बड़ी सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में पूरी अच्छी जो है जानकारी हमें मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, और आपकी दूसरी चीज कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी इसमें बढ़ेगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है इसमें इंक्रीज होगा। कैसे, अब देखिए, सपोज कीजिए आप मून पे जा रहे हैं, लेकिन मून पे जा रहे हैं तो वो किसी न किसी चीज से जा रहे होंगे, रॉकेट हो, LMV जिसको कहते हैं, LVM, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी कि अब इस पे पूरी दुनिया की नजर होगी, वर्ल्ड की जो नजर है वो इस पे है, ठीक है, किस तरह से ये जो है इंडिया जो है काम कर रहा है इस पे और किस तरह से इसको भेज रहा है। तो यहां से क्या होगा, जब वर्ल्ड देखेगी इस चीज को कि हमने इस तरह की चीजें इन्वेंट की है जिसके वजह से जो मॉड्यूल वगैरह तैयार किए हैं, उससे क्या होगा, अदर कंट्रीज क्या करेगी, जो जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट नहीं है या इसरो जैसी बड़ी चीजें नहीं है, बड़ी संस्थान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारी ये जो सैटेलाइट है लॉन्च कर दो। तो इससे क्या होगी, हमारी जो सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद वो कंट्री आके हमसे क्या कहेंगे, चलो भैया आप हमारी सैटेलाइट को लॉन्च कर दो, हम आपको इतनी पे कर देंगे। तो यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है, कॉमर्शियल जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे मिलेगा। ये है सिग्निफिकेंस। अगर हम बात करें आगे क्या होनी चाहिए, आगे देखिए, आगे की स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव किस तरह से, कि आप इस चीज को कर रहे हो लेकिन इसमें जो कमियां हैं आप उस कमियों को क्या कीजिए, आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ उसको मार्क भी करना है और उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, इसकी जो फंडिंग है, आप देख रहे हो हमारे स्पेस स्टेशन स्पेस में इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आगे हम लोग स्पेस स्टेशन की स्थापना भी करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस में फंडिंग की जो लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी एजुकेशन है उसको भी इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप किसी चीज को सफल नहीं कर सकते। तो आपको एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, लोगों को यहाँ पे अवेयर भी करना पड़ेगा, मोस्टली गर्ल्स यानी कि फीमेल को। अगर आप ये सारी चीजों को कोट करके आते तो आपको मेंस में एक अच्छा जो है नंबर जो है वो मिलेगा। अगर हम बात करें कि अब ये जो मॉड्यूल है वो काम कैसे करेगा, देखिए इसमें 3 चीज है आपके, एक पीएम यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, एक लैंडर, एक और एक रोवर, ठीक है, रोवर और लैंडर के अंदर क्या है, आपका रोवर है। ये सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपका अर्थ है, तो अर्थ की एलिप्टिकल
पाथ में क्या करेगा, ये जो है घूमेगा, ये घूमा, घूमने के बाद फिर ये क्या करेगा, अपना दूसरा चक्कर जो है इस तरह से लगाएगा, फिर इस तरह से घूम के ये क्या करेंगे, तीसरा चक्कर इस तरह से लगाएगा, फिर चौथा चक्कर इस तरह से लगाएगा, और जब चक्कर लगाने के बाद एक टाइम पे वो क्या करेगा, वो अर्थ जो मून है, मून की ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा। और जब मून की ऑर्बिट में स्टेब्लिश हो जाएगा तो वो धीरे 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 अपनी स्पीड को कम करते 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 मून में क्या होगा, स्टेब्लिश होगा। और इसी चीज को, इसी प्रोसेस से क्या होगा, आपका जो है जो आपकी सैटेलाइट है वो काम करेगी। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज वही बता रहा है कि सबसे अगर क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की जाए तो 170 किलोमीटर जो अर्थ के अराउंड रहेगी, और फारतेस्ट में कितनी रहेगी, 36,500 किलोमीटर जो है वो रहेगी। ठीक है, यहाँ लैंडर जो है मॉड्यूल, यहाँ पे प्रोपोल्शन मॉड्यूल होगा जो क्या करेगा, कैरी करेगा लैंडर को, और उसके अंदर क्या होगा, रोवर होगा, जो एक हमें ये मॉड्यूल क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेटरी अर्थ, यानी कि शेप को स्टडी करने का काम करेगा, जो अर्थ से क्या आ रहा है, आपका स्पेक्ट्रल एमिशन जो है वो जो अर्थ से आ रहा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ स्टडी करने का काम करेगा ये जो शेप। ठीक है, और साथ में बताया गया है जो लैंडर है वो भी एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा स्पेसिफिक लूनर साइट पे, यानी कि एक स्पेसिफिक साइट बनाया गया है, वहां पे लूनर को जो लैंडर है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और डिप्लॉय करेगा किसको, रोवर को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है उस एरिया की जो केमिकल स्टडी है या लूनर सरफेस की किस तरह से मूवमेंट है, क्या है, वो सारी डिटेल क्या होगी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी आर्टिकल। अब अगर हम बात करें कि इसको और कैसे बेटर किए जा सकते हैं, तो अभी इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से काम कर रहा है उसके देखने के बाद ही, यानी कि जो अगर हमें 23 तारीख को तो 23 अगस्त की बात की गई है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर जो है किस तरह से और रिसर्च करनी चाहिए। और भी इसरो के बहुत सारे मॉड्यूल है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक करना ना भूलिए, जिससे कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह की वीडियो और जो है आपके लिए लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट मार्च टू पेरिस टू सारे जहां से अच्छा। देखिए इसमें आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ये है कि यहाँ पे मेन जो आर्टिकल है वो इतने हिस्से में, ठीक है, इसी आर्टिकल को हमें समझना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ गए, फ्रांस गए। ठीक है, अब वहां फ्रांस में यानी कि पेरिस शहर है, वहां पे क्या किया है उन्होंने, फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमोल मैक्रोन से मिले, और साथ ही साथ वो इसलिए गए क्योंकि फ्रांस की बेस्टाइल डे जो है सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, बेस्टाइल डे जो है वो सेलिब्रेट की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ गेस्ट बन के वहां पे गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे एएमयूज पे साइन भी होना है। ठीक है, बहुत सारे आपके एमओयूज को साइन करना है, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपको क्या करना है, साइन करना है, जैसे बहुत सारे इंजन, फाइटर जेट, इस तरह की, अभी आगे मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर तो यहाँ पे इन सब चीजों के ऊपर क्या होने वाली है, बातचीत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है, किस चीज के लिए मैं ये आर्टिकल लिया हूँ वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। वो हाईएस्ट अवार्ड कौन सी है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन, और साथ ही साथ मिलिट्री ऑनर्स। ठीक है, ये अवार्ड जो है हमारे पीएम को जो है प्रोवाइड किए गए, और प्रोवाइड करने से पीएम मोदी जो है तीसरे पर्सन बन चुके हैं। किस चीज में, जो इनकी रैंकिंग है वर्ल्ड लीडर में, जैसे कि आपके एक्चुअली तीसरे नहीं, एक्चुअली जो वर्ल्ड लीडर की रैंकिंग में इन्होंने कहीं ना कहीं एक विशेष जो स्थान है वो किया है, इन्होंने प्राप्त किया है। और ये स्थान जो है, पहले की अगर मिनिस्टर की बात की जाए, फॉरेन साउथ अफ्रीकन जो मिनिस्टर है नेल्सन मंडेला, उनको कहीं ना कहीं ये अवार्ड मिला हुआ था, और उसके बाद जर्मन की चांसलर जो थी एंजेला मर्केल, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अब ये अवार्ड किसको मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ठीक है, तो ये इसकी न्यूज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ मैं फ्रांस की बात कर रहा था, तो फ्रांस की किस तरह की एमयूज वगैरह जो है वो साइन किए गए, उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है।
अगर हम बात करें फ्रांस और ने यहाँ पे को डेवलपमेंट किए जेट इंजन का, यानी कि दोनों एक के कॉपरेशन से डेवलप क्या होगी, जेट इंजन। और यहाँ पे जो कंपनी बताई जा रही है, कौन कौन सी कंपनी, इन द सेंस जो स्टेट्स है, जो स्टेट्स के ही जो डेवलपर है वो कौन कौन से, सैफ्रॉन और डीआरडीओ, इनके बीच में एक जो है बातचीत चालू है कि यहाँ पे एक रोड मैप जो है इस प्रोजेक्ट का तैयार किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है वो करेंगे, और साथ ही साथ हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो भी सारी चीजों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और किसके साथ, सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन, ये सब भी आपके क्या है प्रोग्राम में इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन, ये कहीं ना कहीं इस हिस्से के प्रोग्राम के जो है शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है वो भी इनके बीच में होगा। अगर हम बात करें इंडिया को फ्रांस से क्या फायदा है, अगर इंडिया की देखा जाए और फ्रांस की देखा जाए, बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को जो है डेवलप करने की बात की गई है, क्योंकि अभी इंडिया जो है कहाँ पे गए थे, आपके यूएसए गए थे, और वहां जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो साइन हुआ था। जनरल इलेक्ट्रिक किसके बीच में, जनरल इलेक्ट्रिक और प्लस HAL के बीच में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में जो है MOU जो है साइन किए थे, जिससे F414 जो इंजन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसमें इंडिजीनियस जो है चीजें जो है वो लगाई जाएगी यहाँ पे। और क्या बताई गई थी, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 भी क्या है लाइसेंस अप्रूवल करेगा, किससे, यूएस की कांग्रेस से। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है बात की गई थी। लेकिन इंडिया और ज्यादा अपने इंजन की पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो भैया हर एक देश चाहता है। अगर डेवलपमेंट अच्छी हो तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी राह पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, यानी कि डेवलप करने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों करना चाहता है, सबसे पहले तो अगर इसका रीजन बताऊं तो रीजन है सबसे पहला कि आपके पड़ोसी साइड, यानी कि एक पाकिस्तान और एक चाइना, दोनों ही हमारे ऊपर मंडरा रहे, ठीक है, खतरे जो है मंडरा रहे। तो इनको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए हमारी अपनी एडवांस सिस्टम को, हमारी जो इंजन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एडवांस करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सके, उस काम को और तेजी से कर सके। ठीक है, जो इंडिया है और फ्रांस है कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया के प्रोसेस में भी जुड़े हुए हैं, और सेल्फ रिलायंस इंडिया को बनाने में भी एक फ्रांस का जो है अहम रोल रहा है। ठीक है, इंडिया ने एक्चुअली जो फ्रांस ने क्या किया है, 26 राइफल M फाइटर जो है वो प्रोक्यूरमेंट के भी अप्रूवल जो है वो भी किया है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है एक किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। क्यों, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा तो आप ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो आपको ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी, बेटर होगी, उतनी बेटर आपकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, आपकी इनकम उतनी ज्यादा होगी, जीडीपी की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। और ये सब हम लोग अगर बायलेटरल रिलेशन को ठीक तरह से हम लोग निभा पाए तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या करेगा, और ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर जैसे आपके पास अगर कुछ नॉलेज है, आपके पास मान लीजिए एक साइकिल बनाने की नॉलेज है, किसी के पास अगर कार बनाने की नॉलेज है, तो यानी कि अगर आप उस चीजों को ले रहे हो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, आपके यहाँ पे। आप उस चीज को इंडिजीनियस तरीके से बना रहे हो और आप उसको डेवलप कर रहे हो, और उन चीजों के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अब एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हो, जिससे कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है घर पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज की बात की जा रही है। और एक AMU और बात किया गया है जिसमें बताया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर लिमिटेड। क्या बताया गया, यहाँ पे फ्रांस की ग्रुप और जो नेवल ग्रुप है वो इंक्लूड होंगे, और यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर लिमिटेड की MOU जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को हमें हेल्पफुल करेगा, जिससे कि हम अपनी नेवल कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सके और ज्यादा इंक्रीज कर सके, जिससे क्योंकि हमारी जो खतरा है वो इंडियन ओशियन पे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन को भी जो चाइनीज की इन्फ्लुएंस है उसको भी कर्टेल करने की जरूरत है। अगर तभी कर्टेल कर सकते हैं जब आपके पास वैसा इंजन हो, वैसा एयरक्राफ्ट हो। अभी अगर हम बात किए, दो हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में है, सबसे पहला विक्रमादित्य और दूसरा आपका जो है हमारी जो इंडिजीनियस है
और दूसरा है आपका आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अभी ऑपरेशन में है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, और ज्यादा अपने कैपेबिलिटी को और भी इंक्रीज करना चाहिए, ताकि जो हमारी इन्फ्लुएंस है, जो इंडियन ओशियन में अलग अलग कंट्रीज की, जैसे चाइना की हम बात करें, चाइना की इन्फ्लुएंस जो है उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर सके, और साथ ही साथ हम अपनी सिक्योरिटी को भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो हमारी ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज होगी इन सब चीजों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज है, वन मोर चीता डाइज एट कुनो नेशनल पार्क। देखिए चीता चीता हम लोगों ने कहां से लाए थे, नेमीबिया से। ठीक है, नेमीबिया कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 12 चीता लाए थे और 8 चीता साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, जिसमें से हमारे क्या हो गए, अभी 5 चीता की जो है लगभग लगभग डेथ हो चुकी है। तो चीता का डेथ होने का रीजन क्या है, यहाँ सबसे पहले जानने की जरूरत है। रीजन है सबसे पहली चीज तो हैबिटेट। ठीक है, दूसरी है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तीसरी चीज अगर बात करें, इन्वायरमेंट। ठीक है, हैबिटेट यानी कि उनको उस तरह की इन्वायरमेंट जो है, यानी कि उस तरह के जो जितने अमाउंट में फूड वगैरह जरूरत थी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट जरूरत थी, वो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इस चीज को दिखाता है। दूसरा, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, इन्वायरमेंट में वो सफिशिएंट अमाउंट में एरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि इन्वायरमेंट ना लिख के अगर मैं इसको एरिया वाइज लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। एरिया, क्या सफिशिएंट एरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई क्या ठीक तरीके से हो रहा है, यानी कि जो आप नजर रख रहे हो, सर्वलाइंस, कहने का मतलब सर्वलाइंस। सर्वलाइंस क्या है, ठीक तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है, ये भी चीजें रहती है। ठीक है, क्या इनके लिए, बीमारी के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, इन रीजंस को ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से जो है इन चीता की जो है डेथ हो रही है। अगर इन सारे रीजंस को हम ढूंढ ले तो कहीं ना कहीं हम जो आगे होने वाले नुकसान है उसको कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीता की डेथ हुई है इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किस तरह से इसकी डेथ हुई है। अगर हम बात करें, इससे 2 दिन के पहले ही क्या हुआ था, ये जो इस चीता का नाम था सूर्या, उससे पहले एक तेजस चीता का नाम, जो चीता थे वो भी, उनकी भी डेथ जो है वो भी मिले। ठीक है, और इनको क्या वो हैबिटेट मिल रहा है, क्या वो एरिया मिल रहा है, क्या वो जो इन्वायरमेंट है वो मिल रहा है जिससे कि ये सर्वाइव कर सके, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, इसकी टेस्टिंग वगैरह जो है पूरी तरह से आपको कर लेना चाहिए था। अगर नहीं सर्वाइव हो रहे तो फायदा क्या है उस चीज को लाके, अगर रीलोकेट कर रहे हो और उससे अगर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, अगर अगर कुछ दिनों की 2-3 महीने पहले की अगर न्यूज की देखो तो वहां पे जो इन चीता ने क्या किए थे, कुछ बच्चों को जन्म भी दिए थे। ठीक है, 2-3 कप्स को जन्म भी दिए थे। तो कहीं ना कहीं एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सकती है अगर हम इन पे काम करें, हम इनको सरलाइन से रखें, हम इनके ऊपर देखें कि किस तरीके से ये जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या ये रिप्रोडक्शन करने के लिए उस इन्वायरमेंट में कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। तो ये चीज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे किसी चीज की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ बात करूंगा इस वर्ड की, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है आपकी, हो रही है एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, मैं सिर्फ आपको एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा है उसको कोई मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल आर्टिकल है, पॉलिटिकल आर्टिकल से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़े से मैं अगर बैकग्राउंड दूं तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उन्होंने क्या किया है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग है उसको कहीं ना कहीं क्या किया है, फॉलो नहीं किया है। कुछ पिटीशन का ये मानना है, क्या बताया गया कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के जो चीजें हैं उसको इम्प्लाई किया था, लेकिन वो अभी तक कोई सुनवाई जो है उसके ऊपर नहीं हुई है। अब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन बात करने से पहले मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के वजह से हमारी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो एरिया है उसको भी चेंजेस किया गया। जो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ जो कब आया था, आपके ये जो आया था
52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, जिसने डिसक्वालीफाई जो है मेंबर्स के डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उसके डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया था, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट्स हो। और यहाँ पे किसके हिसाब से बताया था? डिफेक्शन के हिसाब से उन्होंने बताया था। और इसमें साथ ही 4 आर्टिकल को क्या किए थे? चेंजेस किए थे। कौन कौन से आर्टिकल है उसके बारे में भी जरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसमें आर्टिकल 101, 102 और 109 और 1091, 109 और 91 किसके लिए है? आपके स्टेट्स के लिए। और 11, 101 और 102 किसके लिए? आपके सेंटर के लिए। ठीक है। तो अब जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं उसकी प्रोविजन क्या है? सबसे पहली तो मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई मेंबर अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जो अपनी पार्टी है उसको छोड़ना चाहता है तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है। अगर वो व्हिप का कहना ना माने, यानी कि पार्टी के फेवर में वोट ना करे, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर इस डिस्क्वालिफिकेशन में अगर पार्टी अगर 15 दिन के अंदर माफ कर देती है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टी चाहता है कि ये बंदा जो है ए पर्सन को जो है वोट दे, ठीक है, एक चीज पे वोट दे, लेकिन वो क्या करता है? वो उनकी बात नहीं मान के बी को देता है, तो इसका मतलब वो डिफेक्शन जो है कर रहा है, जिसके कारण से उसको हटाया जा सकता है। और क्या बताया गया? कोई एक चीज तो मैंने बता दी है कि आपको वॉलेंट्री अगर आपने दे दिया है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि अगर वो वोट से एब्सटेन कर ले, एब्सटेन फ्रॉम वोट, ठीक है, वोटिंग से एब्सटेन कर ले तो हो सकती है। तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन जो बताया, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में बताया। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी चुनाव जीत के आता है, कोई भी बंदा अगर चुनाव जीत के आता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, उसके पास क्या रहेगा कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर हो के आया है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर ही बन के आपको क्या करना पड़ेगा? जितने साल का कार्यकाल है उतना चलाना पड़ेगा। अगर उसने आके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चौथी चीज क्या बता रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि अब नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने दिए जाएंगे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। नहीं तो अगर नहीं ज्वाइन करते और उसके बाद अगर 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को एक्सेप्शन दिया गया है। सबसे पहली चीज अगर एक्सेप्शन की बात करें, मर्जर लाया गया। क्या लाया गया? मर्जर कब लाया गया? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के टाइम पे इस प्रोविजन को जो है थोड़ा सा चेंजेस किया गया। अब इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई पार्टी स्प्लिट करती है, ठीक है, अलग होती है, तो वो डिस्क्वालीफाई होती है। मतलब स्प्लिट करना और मर्जर करना, कहने का मतलब अगर 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी के क्या हो जाते हैं? अलग होकर किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या हो सकता है? वो कहीं ना कहीं आपके डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताया कि अगर प्रिसीडिंग हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर अगर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो क्या उनको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है, तो वो क्या करेंगे? उस केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है। इसको कहीं ना कहीं हमारे 10th शेड्यूल में लाया गया। कौन से शेड्यूल? 10th शेड्यूल में। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, जो आपके 1/3 लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वो जो डिलीट किया गया, पहले था 1/3, अब जो किया गया वो 2/3 को कहा गया है। ठीक है। और ये कब लाया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन एक चीज और भी इसमें आपको जानने की जरूरत है, इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटीज जो है वो कौन है? अगर डिसीजन लेने की जो पावर है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो स्पीकर के पास होती है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्या चीज को, कि अगर यहाँ पे बात की जाए कि पूरी पावर जो है वो आपके स्पीकर के पास नहीं। एक्चुअली अगर डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये बताया है कि किसी तरह की आप ब्लैंकेट बैन जो है नहीं लगा सकते, यानी कि जुडिशरी रिव्यू जो है इसमें हो सकता है, यानी कि इसमें भी आपकी जुडिशरी रिव्यू जो है हो सकता है, अदरवाइज अगर इसमें कुछ कमियां जो है हमें मिलती है। तो ये था पूरी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर।
ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू जो है इसमें दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस लेक्चर में इतना ही था। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।